जला अष्ठियां बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिनगारी। जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। हम अपनी गौरव गाथा में उनकी जय बोले बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया राष्ट्र के हित में, भारत माता के हित में। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी की। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद HSRA या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का कार्य बंद नहीं हो गया, वरन 22 दिसंबर 1929 को आगरा में एक बैठक हुई, जिसमें भगवती चरण वोहरा ने यह प्रस्ताव रखा कि वाइस रीगल एक्सप्रेस 23 तारीख को आगरा से दिल्ली जानी है। हम बम बनाने में बहुत हम लोग निपुण हो गए हैं, तो क्यों ना हम इस बम से सीधे अब लॉर्ड इरविन के ऊपर प्रहार करें और उन्हीं को उड़ा दें। आज़ाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, क्योंकि जो 24 अगस्त को एक मीटिंग निर्धारित थी दिल्ली में, जिसमें गांधी तथा गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे आज़ाद और उनके साथी, और वो समय समय पर क्रांतिकारियों का साथ भी देते थे। लेकिन आज़ाद की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए यशपाल और कुछ साथियों ने, जिसमें ये वोहरा जी भी थे, 23 दिसंबर को अपनी योजना को क्रियान्वयन करने का इन्होंने ठान ली और वाइस रीगल एक्सप्रेस के ऊपर बम फेंके गए। यह बम जो थे वो गलती से जिन डब्बों के ऊपर पड़े वह इनका रसोई यान था, और उस समय इरविन खाना नहीं खा रहे थे, वो अपने डब्बे में सो रहे थे, इसलिए वो बाल बच गए। इस प्रकरण में उनका रसोइया तथा अन्य कर्मचारी मारे गए। ये जो घटना थी, इसके बाद 25 दिसंबर को गांधी ने यंग इंडिया में बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि भाई हमारे वाइसरॉय बाल बच गए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और उन्होंने द कल्ट ऑफ बॉम्ब नामक आर्टिकल से खूब क्रांतिकारी गतिविधियों और इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियों का उन्होंने को क्रिटिसाइज किया। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया आज़ाद की मर्जी के विरुद्ध हुई थी, परंतु उसके बाद भी आज़ाद इस क्रिटिसिज्म से उद्वेलित हो गए और उन्होंने वोहरा से कहा कि तुम अवश्य इसके विरुद्ध कुछ लिखो, और तब बैठ के फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब या बॉम्ब का दर्शन नामक पुस्तक लिखी गई। इसके अंदर यही कहा गया कि अंग्रेजों ने हमारे एक पूरी जाति के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रताड़ना की है कि हम पूरी तरह से हिंदुस्तानी रक्तहीन हो चुके हैं। कोई भी ऐसा जुल्म नहीं है जो उन्होंने हिंदुस्तानियों के ऊपर नहीं ढाया है, इसलिए उनको मृत्युदंड देना हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है, उनका कर्म है, और इस हिंसा को हम किसी भी तरह से बंद नहीं करेंगे। हम अपने विजय पथ की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारे दो ही लक्ष्य हैं, या तो हम विजयश्री हासिल करेंगे या अपनी जान दे देंगे, इसके सिवा हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि उस समय तो गांधी ने इन्हें काफ़ी इनकी आलोचना की थी, परंतु धीरे धीरे गांधी में भी कुछ बदलाव आने लगे और 1942 आते आते उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में डू और डाई का नारा दे दिया, वरना इसके पहले गांधी ने कभी यह बात नहीं की थी कि हम करेंगे या मरेंगे। तो ऐसे जो धारणाएं हैं वो चारों तरफ फैलने लगी। अब इसके बाद भी चारों तरफ धरपकड़ शुरू हुई, और ये क्योंकि सरकार के ऊपर इतना बड़ा तमाचा था
कि अब भारत क्रांति की ओर बढ़ रहा है कि चारों तरफ गिरफ्तारियां होने लगीं। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को पहले तो दिल्ली जेल में उनको सजा सुनाई गई थी, जिसमें कि आजीवन कारावास की सजा थी। परंतु जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो इन्हीं के कुछ साथी उसमें से पुलिस के गवाह बन गए और उन गवाहों के माध्यम से सॉन्डर्स मर्डर केस भी खुला और पता चला, और अलग अलग स्थानों से गिरफ्तारी होके जो लोग थे वो सब लाहौर जेल ले आए गए। भगत सिंह को भी लाहौर जेल ट्रांसफर कर दिया गया, उनको लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। परंतु जेल में इन लोगों की कुछ मांगें थीं, क्योंकि वहाँ पर जो यूरोपियन कैदी रह रहे थे उनको अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलती थीं, रोज़ सवेरे अखबार पढ़ने को मिलता था, वे अपने कपड़े स्वयं पहन सकते थे, उन्हें अनडिग्निफाइड लेबर करने के लिए नहीं कहा जाता था, तो और खाने की भी उनकी क्वालिटी अच्छी थी। तो भगत सिंह ने केवल वही मांगे आगे रखी जो कम से कम यूरोपियन कैदी को दी जा रही थी, और राजनीतिक कैदी का तो क्योंकि किसी भी प्रकार से दर्जा देने के लिए सरकार उन्हें तैयार ही नहीं थी। परंतु यह मांगे मानी नहीं गई, जिसके विरोध में इन लोगों ने अपनी भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक प्रारंभ कर दी। और यही कहा जाता था कि इतनी ज़्यादा जातियां हो रही हैं कि हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर को उनके साथी जतिन दास ने जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए, और 15 सितंबर को ट्रिब्यून में एक बड़ी फोटो निकली जिसमें कि ब्रिस्टल जेल के सामने एकत्रित बड़ी भीड़ दिखाई दी। और उसके बाद कलकत्ता कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि जतिन दास के शरीर को हम लाएंगे और कलकत्ता में उनका संस्कार करेंगे। तो हर स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई और लाखों की संख्या में लोग वहां उपस्थित हुए जतिन दास के दर्शन करने के लिए। कलकत्ता में तो शोक और भीड़ अप्रतिम थे। 5 लाख से ज़्यादा लोग उस जुलूस में शामिल हुए, जिसे स्वयं ट्रिब्यून ने माना। और इससे सरकार इतनी ज़्यादा डर गई, जैसे कि आज कोरोना से डरी हुई है। उसने निर्णय ले लिया है कि कोरोना से जिसकी डेथ होती है उसको हम पब्लिक को नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं। तो उसी तरह सरकार ने भी ये निर्णय ले लिया कि अब किसी भी क्रांतिकारी के शरीर को उसके अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दिया जाएगा उनका, और चुपचाप उनका क्रिमेशन कर दिया जाएगा। कहाँ किया जाता है यह बताया भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनका यही सोचना था कि क्रांति के जर्म्स जो हैं वो बहुत जल्दी फैलते हैं और हमको इन जर्म्स को जहाँ हो वहीं पर दबाकर बंद कर देना चाहिए। तो इस घटना के बाद कुछ इनकी मांगें मान ली गईं और ये निर्णय हुआ कि भाई आपको अब हम बेहतर भोजन देंगे और पढ़ने के लिए अखबार देंगे, और किताबें जो आप मंगाना चाहते हैं अपने साथियों से आप मंगा लें, लाइब्रेरी से किताबें मंगाने की आपको सुविधा भी दे दी जाएगी। अब इनके खिलाफ केस प्रारंभ हुआ। तो 2 साथी थे, जिसमें एक थे गोपाल और दूसरे थे हंसराज वोहरा। ये अप्रूवर्स बन गए थे। जब प्रोसीडिंग्स में प्रेमदत्त वर्मा ने यह देखा कि ये हमारे 2 साथी अब सरकारी गवाह बन गए हैं, तो इन्होंने कोर्ट के अंदर ही अपनी चप्पल उठा के इनके ऊपर फेंकी। वह एक अच्छा अवसर मिल गया अंग्रेज सरकार को यह कहने का कि अरे ये लोग तो बहुत उग्र हैं, इसलिए अब इनके हाथ पैर में बेड़ियां डालकर इनको लाया जाएगा। भगत सिंह ने इसका सख्त विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें आपके कोर्ट के ऊपर कोई विश्वास नहीं है और अब हम आपकी कोई प्रोसीडिंग्स अटेंड ही नहीं करेंगे, और उन्होंने कोर्ट जाने से साफ इनकार कर दिया। तो उनके इनकार करने से सभी लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। तो जल्दी जल्दी में 1 मई 1930 को लॉर्ड इरविन ने एक स्पेशल ट्राइब्यूनल का गठन किया, जिसमें 3 हाईकोर्ट के जज थे, कि आप जल्दी ही इस केस का निर्णय दें। 2 जुलाई 1930 को
हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन डाली गई कि जो ट्राइब्यूनल बना है वो आर्बिट्रेरी है और वो कानून के दृष्टि से सही नहीं है। पर उस ट्राइब्यूनल में 30 सितंबर को उन्होंने सुनवाई प्रारंभ कर दी और उसका बहुत ही जल्दी एक्स पार्टी निर्णय लेकर सुनवाई का अंत कर दिया, क्योंकि भगत सिंह और पार्टी ने अपनी तरफ से किसी तरह का कोई डिफेंस देने से मना कर दिया था। और 7 अक्टूबर 1930 में ट्राइब्यूनल ने अपना 300 पेज का जो ऑर्डर था वह निकाल दिया। इस ऑर्डर के हिसाब से जो दंड दिए गए वो निम्न थे। फांसी की सजा दी गई भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु एवं सुखदेव थापर को, और काला पानी की सजा दी गई किशोरी लाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव और कमलनाथ तिवारी। अन्य कुंदन लाल तथा अन्य साथियों को 7-7 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। इस पूरे प्रकरण में हमारे आज़ाद और भगवती चरण वोहरा ये अविजेय रहे, कभी पुलिस के हाथ नहीं आए। इन लोगों ने इसी बीच यह निर्णय लिया कि वो किसी तरह से भगत सिंह जब कोर्ट की तरफ जाते हैं तब रास्ते में ही बॉम्ब वहाँ पर के माध्यम से अफरा तफरी मचाएंगे और भगत सिंह को छुड़ा लेंगे अंग्रेजों की कस्टडी से। तो 28 मई को ये वोहरा ने पहले कहा कि पहले हम बम का परीक्षण तो कर लें। तो 28 मई को वह 2 बॉम्ब लेके यह लोग रावी नदी के किनारे के जंगलों में गए, लेकिन वहाँ जंगल में ही वोहरा के हाथ में बम फट गया और उनकी आंतें निकलकर बाहर आ गईं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद 30 दिसंबर 1930 को इसी बीच में भगत सिंह के पिता ने एक पत्र ट्राइब्यूनल में लिखा कि मेरे बेटे और उसके साथियों ने अपना किसी भी प्रकार का कोई बचाव नहीं दिया, इसलिए मेरी यह विनती है ट्राइब्यूनल से कि ये बच्चे अभी नौजवान हैं, इनको इतनी समझ नहीं है और इनको बहुत कड़ा दंड न दिया जाए। जब भगत सिंह को इसकी सूचना मिली तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और 4 अक्टूबर को उन्होंने अपने पिता को एक बहुत कड़ा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे बारे में ऐसा निर्णय आपने कैसे लिया कि आप सरकार से कोई याचना करने चले गए। अरे, मेरे स्वाभिमान को देखते हुए अब यह सरकार इस योग्य नहीं है कि उससे किसी भी प्रकार की कोई याचना की जाए, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप शीघ्र से शीघ्र मेरे इस पत्र को अखबारों को दे दें, जिससे कि छप जाए और लोग यह जान जाएं कि याचना की मेरी इच्छा विरुद्ध बिल्कुल नहीं है और यह मेरी इच्छा के विरुद्ध यह एप्लीकेशन भेजी गई थी, इसलिए इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद सबने सलाह दी भगत सिंह से कि भाई इसकी ट्राइब्यूनल के निर्णय की अपील प्रीवी काउंसिल में की जाए। पहले तो भगत सिंह तैयार नहीं हुए, पर फिर उन्होंने सोचा कि प्रीवी काउंसिल में अगर अपील होगी तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियों के विषय में अंग्रेजी अखबार यूरोप में भी न्यूज़ छापेंगे और उस न्यूज़ से हमारी गतिविधियों के बारे में यूरोपियंस को भी मालूम होगा। लेकिन जैसा कि इनको पहले से ही मालूम था कि इनकी यह याचिका भी अस्वीकार हो जाएगी, जज विस्काउंट डनडेन ने यह याचिका भी अस्वीकार कर दी। इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने एक मर्सी अपील ड्राफ्ट की जो कि लॉर्ड इरविन को दी गई। साथ साथ महात्मा गांधी ने भी लॉर्ड इरविन से ये कहा कि इनको छोड़ दिया जाए। यह बहुत गलत भ्रांति है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह का साथ नहीं दिया और उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने जो रिपोर्ट क्राउन को भेजी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गांधी जैसा
अहिंसा का प्रेमी भगत सिंह जैसे हिंसात्मक व्यक्ति की सिफारिश क्यों कर रहा है और वह क्यों चाहता है कि वह जिंदा रहे। लेकिन मैंने यह कोई भी सिफारिश नहीं मानी, क्योंकि मेरे विचार से भगत सिंह से अधिक इस दंड का कोई भी और पात्र नहीं है, और इनके लिए इनको फांसी देना बहुत आवश्यक है, वरना भारत की स्थिति बहुत जल्द ही बिगड़ जाएगी और पूरे भारत में समाजवाद के नारे चारों तरफ फैलने लगेंगे और एक मजदूर और किसान आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, भगत सिंह जितने वीर थे उनके और साथी भी उनसे कम नहीं थे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद भी जब पुलिस से चारों तरफ घिर गए तो एल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपनी आखिरी गोली अपने को ही मार ली, क्योंकि जीते जी वह अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाह रहे थे। अब हम एक आखिरी बात इस अपने आज की इस परिचर्चा में जोड़ना चाहेंगे, और वह एक पत्र था, एक एप्लीकेशन थी जो भगत सिंह ने पंजाब के गवर्नर को भेजी। इस का जिस्ट यही है कि जो एलसीसी ट्राइब्यूनल हमें दंड देने के लिए बनाई गई, उसने साफ साफ यह कहा है कि हमने क्राउन के विरुद्ध या जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। नंबर एक, कि भारतीय जनता और ब्रिटिश क्राउन के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया है, और दूसरी बात कि उस युद्ध का हम भी एक हिस्सा हैं। अतः जब ट्राइब्यूनल ने यह मान लिया कि हम युद्ध का हिस्सा हैं, तो हमें दंड भी एक युद्ध बंदी की तरह से दिया जाए। अतः हमारी आपसे विनती नहीं है, हमारी आपसे आग्रह नहीं है, ये हमारा अधिकार है कि जिस प्रकार से एक युद्ध बंदी को दंड दिया जाता है, उसी प्रकार एक आप मिलिट्री की टुकड़ी का आह्वान करें जो यहाँ आए और हमें तोप के आगे रखकर या बंदूक की गोली से हमें उड़ा दे। फांसी का फंदा हमारे लिए नहीं है। तो यह दिखाता है कि आखिरी वक्त तक कहीं भी किसी प्रकार की कमजोरी उन्होंने नहीं दिखाई। 24 मार्च 1931 एग्जीक्यूशन की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन जैसे कि सब काम चोरी छुपे हो रहा था, 11 घंटे पूर्व ही 23 मार्च की शाम 7:30 बजे इनको फांसी देने का निर्णय ले लिया गया। कभी भी फांसी सूरज डूबने के बाद नहीं दी जा सकती। यह दुनिया में सबसे पहला वाकया था जबकि सूरज डूबने के बाद फांसी दी गई। वहीं तुरंत एक जज बुलाया गया जिसने कि निर्णय दिया, एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास किया और एक सिपाही को भेजा गया कि जाओ इन लोगों को इनकी खाल कोठरी से ले आओ। तो सिपाही ने भगत सिंह के वकील को बाद में बताया कि जब मैं पहुंचा कोठरी के अंदर और मैंने कहा कि आपकी फांसी का समय निर्धारित हो गया है, आप चलिए नहाने धोने और अपनी आखिरी इच्छा बताने, तो उन्होंने एक हाथ ऊपर करके कहा कि ठहर जाओ, अभी बोलो मत, देखते नहीं हो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। क्योंकि उस समय वह लेनिन की एक पुस्तक पढ़ रहे थे जो उन्होंने अपने वकील के माध्यम से मंगाई थी। तो आखिरी वक्त तक वह क्रांति के विषय में जानने और पढ़ने की उनकी उत्सुकता समाप्त नहीं हुई। जब उनका वह चैप्टर खत्म हो गया तब उन्होंने पुस्तक बंद की और फिर खुशी खुशी आए, बोले हाँ ठीक है, अब हम लोगों की बातें पूरी हो गई, अब चलो। और वहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने हंसते हंसते गले मिलकर बिस्मिल की वही पुरानी गजल सरफरोशी की तमन्ना गाते गाते और वंदे मातरम एंड हेल प्रोलेटेरिएट कहते कहते, समाजवाद की जय हो, किसान मजदूर की जय हो कहते कहते वो लोग फांसी के फंदे पर लटक गए। तो ऐसे थे यह हमारे क्रांतिवीर। आखिर में हम फिर यही कह सकना चाहेंगे कि ऐसे महान क्रांतिकारियों की जो क्रांति है, उनकी जो
भावना है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और हम यही कहेंगे कि एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न निकालो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। धन्यवाद।